बेटा अब हम पढ़ेंगे आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम लोग ये सीखते हैं कि जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लगे हैं, जैसे पुल बनाना, रोड्स बनाना, फ्लाईओवर्स, मॉल्स, कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हैं, वो लोग कैसे अपनी बुक्स मेंटेन करें। यहां मैं बुक्स की बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टर कैसे मेंटेन करता है। कॉन्ट्रैक्टर को हिंदी में हम कहते हैं ठेकेदार। जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करता है वो अपनी किताबें कैसे मेंटेन करता है, जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करता है वो अपनी किताबें कैसे मेंटेन करता है, हमने ये सीखा। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की एक सबसे पेक्यूलियर फीचर है वो ये कि वो काम एक साल में खत्म नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने कोई फ्लैट बुक कराया हो तो 10-10 साल लग जाते हैं फ्लैट को पूरे कंप्लीट हो। नहीं, बहुत साल लग जाते हैं। मॉल्स बनते हैं 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं मॉल को बनने। तो अब या तो प्रॉफिट आप तब निकालो जब आपका काम कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने आपका ठेका उठा लिया कि भैया मैं आपका मॉल बना के दूंगा, मैं ठेकेदार हूं। अब वो 4 साल लगेंगे। अब एक तरीका तो ये है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, कि 4 साल बाद मैं प्रॉफिट निकालूंगा कितना हुआ। पर इसमें मजेदारी नहीं आती ना, शेयर होल्डर्स दुखी होते हैं, वो कहते हैं भैया आप 4 साल बाद प्रॉफिट बताओगे, हर साल कुछ नहीं होता। सारी कंपनियां तो हर साल के प्रॉफिट बताती है, आप 4 साल में एक बार बताओ, ये कोई अच्छी बात है। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि मैं कैसे फिर हर साल के प्रॉफिट निकालूं। पहले टॉपिक का मतलब समझ में आ गया। पहला फीचर ये किसके लिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन बिजनेस का पेक्यूलियर फीचर क्या है कि काम एक साल में कंप्लीट नहीं होता। तीसरी बात, हम किसकी बुक्स बनाना सीख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, कि वो अपने प्रॉफिट कैसे निकाले। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस चैप्टर में कुल मिला के 9 पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े। धीरे धीरे इन सभी पॉइंट्स की मैं चर्चा करूंगा। 9 पॉइंट्स हैं टोटल, ये मैंने लिस्ट दे दी आपको। ये आपके लिए महत्वपूर्ण कब होगी, जब चैप्टर पूरा हो। जब भी आप चैप्टर रिवाइज करेंगे तो आप देख लेंगे कि ये 9 पॉइंट्स आपको याद हैं कि नहीं। ये 9 पॉइंट्स का चैप्टर बना। अब हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की तो बात कर ही चुके हैं। क्या खास बात बताई मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, ये काम कई सालों में कंप्लीट होता है। नंबर ऑफ इयर्स लग जाते हैं काम को कंप्लीट करने। तो समस्या क्या होती है, हर साल कितना कमाया है ये कैसे निकालें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने सीखे। एक है वर्क इन प्रोग्रेस। हम हर साल के एंड में ये लगाते हैं पता कि हमारा कितना काम हो चुका है। क्योंकि काम पूरा तो नहीं हुआ है, इसलिए उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी हर साल के एंड में वर्क कितना प्रोग्रेस कर चुका है, कितना काम हो चुका है। इसको समझने के लिए हमें समझना है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन 2 कंपोनेंट है, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। अब सुनना जरा, इसको एग्जांपल से समझना पड़ेगा। मजा आ रहा है ना? एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा। देखो, जैसे मैंने काम शुरू किया मान लो 1/4/2012, मेरा साल खत्म हुआ 31 मार्च 2013। हाँ कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, मालिक जो अपना मॉल बना रहा है उसको फोन करूंगा, भाई साहब आके चेक कर लो ना कितना काम कंप्लीट हो गया। इसको कहूंगा जो मालिक है, जिसका मैं मॉल बना रहा हूँ। मैं तो ठेकेदार हूँ ना, बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं तो बना रहा हूँ मॉल, 100 करोड़ का मॉल बना के दे रहा हूँ। तो 31 मार्च जब साल खत्म होने वाला होगा तो मैं फोन करके मालिक से कहूंगा, भाई साहब किसी को भेज दीजिए, चेक कर लेगा काम कितना हो गया। तो जो मालिक है उसको हम कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टी। ठेकेदार को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। टर टी कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टी, मालिक। तो मालिक अपना बंदा भेजेगा, मालिक भेजेगा एक आर्किटेक्ट। किसको? ये आर्किटेक्ट, इसको भेज देगा, भाई साहब जाओ देखो काम कितना कंप्लीट हुआ।
अब आर्किटेक्ट के लिए, आर्किटेक्ट के भी बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के, डॉक्टर के बहुत सारे क्लाइंट कस्टमर के होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट के भी होते हैं। तो सभी कस्टमर का काम तो 31 मार्च को जाके नहीं देख पाएगा ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन जाएगा। मान लीजिए इसने इसके साथ दिन तय कर लिया कि मैं आपके यहाँ 15 मार्च को आ जाऊंगा। अब 15 मार्च को आकर ये ठेका कितने करोड़ का है? 100 करोड़ का। हम मॉल कितने का बना के दे रहे? 100 करोड़। 15 मार्च को भाई साहब ये ठेके आर्किटेक्ट पहुंच गया, हाँ जी चेक करा, सर्वे किया, भाई आपका 60% काम कंप्लीट हो चुका है। इस चीज को उसने सर्टिफाई कर दिया। क्या कर दिया? सर्टिफाई। एक सर्टिफिकेट बनाएगा, उसमें लिख के दे दिया भाई साहब आपका 60% काम कंप्लीट हो। तो अब वर्क सर्टिफाइड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 60% ऑफ 100 करोड़, यानी 60 लैक्स, चलो 60 करोड़। तो वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया? 60 करोड़। वर्क सर्टिफाइड का मतलब समझ में आ गया? तो वर्क सर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट which has been completed and certified by the architect। कंप्लीट तो हो गया बेटे, पर आर्किटेक्ट, जैसे हम सीए जो है, हम अकाउंट्स के मास्टर है, ऐसे आर्किटेक्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मास्टर होता है, वही बताइएगा वही कितना परसेंट काम कंप्लीट। डॉक्टर किसका होता है? बीमारी का मास्टर होता है, हर फील्ड का अपना मास्टर होता है। तो आर्किटेक्ट जो सर्टिफाई कर जाएगा वो वर्क सर्टिफाइड। अब इस तारीख से लेकर, अब लेकिन आप नोट करो, वो 15 मार्च को आके सर्टिफाई कर गया, पर हमारा साल कब खत्म हुआ? 31 मार्च को। तो इस दौरान हम कुछ काम तो करेंगे, हाँ के ना? तो इस दौरान जो हम वर्क करते हैं, किस दौरान? सर्टिफाइड डेट से लेकर ईयर एंड तक। बच्चे रिपीट कर दें, सर्टिफाइड डेट से लेकर ईयर एंड तक जो वर्क करते हैं, जो उसकी कॉस्ट होती है उस काम की, जितना काम हुआ उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। आगे बात सुन। तो वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट, फिर से सुनिए, वर्क अनसर्टिफाइड इज द कॉस्ट ऑफ दैट वर्क which is done from date of certification till year end। उसकी कॉस्ट 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 याद रखना, ये कॉस्ट पे होता है। किस पे होता है? कॉस्ट। और ये वाला जो सर्टिफाइड होता है, ये सेलिंग प्राइस पे होता है, क्योंकि उसने कहा था 60% काम कंप्लीट हुआ है, और पूरा ठेका हम कितने में करके दे रहे हैं? 100 करोड़ में। तो हमने 100 करोड़ का 60% लिया था ना, 60 करोड़। तो वर्क सर्टिफाइड इज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस एंड वर्क अनसर्टिफाइड इज वैल्यूड एट कॉस्ट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कभी आपने? ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें दो फिगर्स होती है क्रेडिट साइड, बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब बताइए दोनों में क्या फर्क होता है? जरा बताइए, आप बताइए। जो बिक जाता है, सेल्स होता है जो माल बिक गया, और क्लोजिंग स्टॉक जो बन गया पर बिका नहीं है। इनमें फर्क क्या है? सेल्स को किस वैल्यू पे दिखाते हो? सेलिंग प्राइस पे। और क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे दिखाते हो? कॉस्ट प्राइस पे। फिट करो यहां पर। तो वर्क सर्टिफाइड एक प्रकार से सेल्स नहीं हो गया? नहीं समझ रहा यार, जब काम कंप्लीट हो गया, आर्किटेक्ट भी कह रहा है कंप्लीट हो गया, तो मेरा माल बिक गया। तो वर्क सर्टिफाइड इज लाइक सेल्स, और वर्क अनसर्टिफाइड इज लाइक क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए इसकी वैल्यू किस पे होती है? कॉस्ट। मजा आ गया? तो अब आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर होगी।
वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। और ये किस चीज का हिस्सा होती है बेटे? वर्क इन प्रोग्रेस। तो हर साल के एंड में बच्चों हम ये पता लगाते हैं कितना वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका है, और उसके दो पार्ट होते हैं, एक वर्क सर्टिफाइड और दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, जिसको मैंने इस एग्जांपल से समझाया। आइए अब इसको पढ़ के भी सुना दूं। वर्क सर्टिफाइड, it refers to that portion of the contract which has been completed and certified by the architect। कैसा लगा? कंप्लीट हो गया और आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई किया। दिस इज नॉर्मली डन ऑन और बिफोर द ईयर एंड। वैसे तो आर्किटेक्ट को कब आना चाहिए था? 31 मार्च। अगर वो 31 मार्च को आके सर्टिफाई कर देते ना, तो फिर वर्क अनसर्टिफाइड होता ही नहीं। सोचो क्यों? ईयर एंड भी आ जाता, लेकिन वो जल्दी आ जाता है क्योंकि उसके बहुत सारे क्लाइंट होते हैं। तो हमारे एग्जांपल में वो 31 मार्च की जगह कब आ गया था? 15 मार्च। दिस पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 100 करोड़ का 60% निकाला था, फिर मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया लाइक सेल्स। तो वर्क सर्टिफाइड क्या है? सेल्स। नहीं समझ आया? अगला है वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए एग्जांपल कितना प्यारा है। सपोज आवर ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च एंड द आर्किटेक्ट सर्टिफाइज द वर्क कंप्लीटेड ऑन 15th मार्च। हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च। आर्किटेक्ट बेटा कब आके चेक कर गया? 15 मार्च। Then in this case, ध्यान से देखिए, cost of work done from 16th March till 31st March is work uncertain, like closing stock। कैसा? तुमने नीचे नोट भी दे दिया। For remembrance and comparison, we can compare work certified with sales and work certified with unsold stock, that is closing stock। मजा आ गया? दो इसके मेन कंपोनेंट, पर एक तीसरा कंपोनेंट भी है जिसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग पीरियड बनाते हैं ना, इस तरह से एक अकाउंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? शर्माओ नहीं, क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और हमारा ये सरप्लस आ जाता है। क्या आ जाता है? सरप्लस। मान लो ये आ गया हमारा 10 लाख, पर हम डरते हैं। डर बड़ी महान चीज है। हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? हम सोचते हैं काम कंप्लीट थोड़ी हुआ, काम कंप्लीट थोड़ी हुआ, काम कंप्लीट थोड़ी हुआ, कल को हो सकता है घाटा लग जाए। तो हम पूरे सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हुए डरते हैं। पूरे सरप्लस को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हुए डरते हैं। हम इसके एक हिस्से को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। यहां प्रॉफिट एंड लॉस को हम बोल देते हैं सीपीएल। क्या बोल देते हैं? सीपीएल। सीपीएल होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो वो भी चलेगा, सीपीएल बोल दो तो अच्छा लगेगा। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो डर के माने हमने केवल मान लीजिए 4 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में लिए। इस 4 लाख को हम बोलते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? और जो 6 लाख है ना, उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस में ही पड़ा रहने देते। कहां पड़ा रहने देते? वर्क इन प्रोग्रेस में। और इसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको हमने प्रॉफिट नहीं बोलना चाहते तो बोलिए सरप्लस का वो हिस्सा जिसको हमने प्रॉफिट नहीं, डर के लिए। तो सुनिए ध्यान से। However, there is a third component of work in progress too। वर्क इन प्रोग्रेस का एक तीसरा कंपोनेंट, दिस इज नोन एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्या कहलाता है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट।
after preparing contract account, we do not want to treat surplus so arising as profit out of fear of future uncertainty. तो जो 10 लाख का हमारा सरप्लस आया है, हम पूरे को प्रॉफिट नहीं मानना चाहते, हम डरते हैं किस चीज से? फ्यूचर अनसर्टेनिटी से. A portion of this profit is treated as, a portion of this is not treated as profit and is known as अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. तो बेटे वर्क इन प्रोग्रेस के कितने कंपोनेंट हो गए? 3. पहला सर्टिफाइड, वो कौन सा होता है? जो कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट आके सर्टिफाई करे. दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, ये कौन सा होगा? जिस डेट को वो सर्टिफाई कर दिया वहां से लेके साल के एंड तक जो आपने काम किया उसकी कॉस्ट. और तीसरा प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको डर के मारे में प्रॉफिट नहीं. इनके फॉर्मूले, प्रॉफिट कितने हिस्से को मानना है इसका एक फॉर्मूला है. रिपीट, कितने हिस्से को प्रॉफिट मानना है इसका एक फॉर्मूला है. तो धीरे धीरे सिखाऊंगा ना, तो सारी बातें इकट्ठी नहीं सिखाई. तो वर्क इन प्रोग्रेस के कितने कंपोनेंट हो गए? 3. पहला वर्क सर्टिफाइड, दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड, तीसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. आनंद आ गया आपको? पूरा क्लियर है बेटे? आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जैसे ट्रेन में गए हो कभी आप? ट्रेन में कितने प्रकार के डिब्बे होते हैं? नहीं, एसी फर्स्ट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे कितने प्रकार के डिब्बे होते हैं? एक बार में क्या होता है कि ट्रेन में ना मीटिंग चल रही होती है. ट्रेन के ऊपर होता क्या था कि ट्रेन के ना आखिरी डिब्बे में चोरी हो जाती है. ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चोरी हो जाती है. तो भाई सब समस्या से लोग बड़े परेशान थे, बड़े जूझ रहे थे कि भाई क्या करें, आखिरी डिब्बे में चोरी हो गई. तो मीटिंग चल रही थी. तो उसमें हम, आप जैसा मेरे जैसा एक भला आदमी था, उसने कहा इसमें दिक्कत ही क्या है? ट्रेन के आखिरी डब्बे में चोरी होती है ना, आप आखिरी डब्बा हटा दो, समस्या का समाधान हो गया. हो गया कि नहीं हो गया? कैसे हो गया? तो फिर उससे पहले वाला आखिरी हो जाएगा. समस्या का समाधान थोड़ी हुआ. ट्रेन का आखिरी डब्बा थोड़ी हट सकता. आखिरी हटाओगे तो उससे पहले वाला आखिरी हो जाएगा. छोड़ दिया तो आखिरी डब्बे में कर दिए चोरी. तो ट्रेन में 3 तरह के डब्बे होते हैं, एक पहला, एक आखिरी, बाकी बीच के. पहले डिब्बे की खूबी क्या होती है? उसके आगे डब्बा नहीं होता, पीछे डब्बे होते हैं. आखिरी डब्बे की खूबी क्या होती है? उसके पहले डब्बे होते हैं, पीछे डब्बा नहीं होता. और बीच के डब्बों की खूबी क्या होती है? आगे डब्बा, पीछे डब्बा. बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ट्रेन क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर. अब समझो, फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें ना काम शुरू हुआ होता है. तो फर्स्ट ईयर के शुरू में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होता, उसके एंड में वर्क इन प्रोग्रेस होता है. और सेकंड और सब्सीक्वेंट ईयर जो बीच वाले ईयर है, उनके शुरू में भी वर्क इन प्रोग्रेस होगा और एंड में भी वर्क इन प्रोग्रेस होगा. दिमाग लगाओ. और जो आखिरी डिब्बा है, उसके आखिरी साल है, उसके शुरू में वर्क इन प्रोग्रेस होगा, आखिरी में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा. मैं एग्जांपल से समझाता हूं. देखो, ये मेरा स्टार्टिंग है, काम स्टार्ट किया, 1 साल बीत गया, 1 ईयर, ठीक. मेरा 40% काम कंप्लीट हो गया. दूसरा साल बीत गया, सेकेंड ईयर, मेरा 70% काम कंप्लीट हो गया. तीसरा साल बीत गया, थर्ड ईयर, 90% काम कंप्लीट हो गया. चौथा साल बीत गया, 100% काम. तो फर्स्ट ईयर के शुरू में तो 0% है, एंड में वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 40%. सेकेंड के शुरू में 40, एंड में 70. थर्ड के शुरू में 70, एंड में 90. फोर्थ के शुरू में 90, एंड में प्रोग्रेस नहीं है, अब कंप्लीट हो गया. ये कंप्लीट है, ये प्रोग्रेस नहीं है. तो इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 3 तरह के बनाने हैं. एक कौन सा? जिसके शुरू में, मतलब फर्स्ट ईयर, जिसके शुरू में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, एंड में होगा, फिर बीच के साल और फिर लास्ट के साल.
तो फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट मोटा मोटा वही टी शेप होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ आपको समझ में आता जाएगा, आपको सर मजा आता है। भाई साहब मैंने काम शुरू किया और पहले साल मेरा मटेरियल का खर्चा हुआ 10 लाख। भाई साहब लेबर पे खर्च हुआ 6 लाख। भाई साहब मैंने मशीन खरीदी कॉन्ट्रैक्ट काम करने के लिए, वो मेरे को पड़ी 15 लाख। बेटे मेरे ऊपर से और खर्चे हो गए ओवरहेड्स 7 लाख। कैसा लगा? बस डेबिट साइड पे क्या लिखते जाओ? खर्चे। कैसा लगा? और यहां लिखोगे बाय बैलेंस, लास्ट में क्या क्या बच गया वो बन जाएगा बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। क्लियर? मटेरियल तो आपने 10 लाख का खरीदा, सारा यूज नहीं हुआ, लास्ट में जो मटेरियल बच गया वो बच गया 1 लाख। जो आपने 6 लाख लेबर दी है, इसमें प्रीपेड लेबर है। क्या है? प्रीपेड लेबर। प्रीपेड किस साइड आएगी? क्रेडिट साइड। 25,000। दिमाग लगाओ ना, 6 लाख मैंने लेबर पे की है, 25,000 तो अगले साल की दी है, तो इस साल की लेबर कितनी हुई? 575। तो या तो 6 लाख में से 25,000 घटा दो या अपोजिट साइड लिख दो, बात एक ही होगी। क्लियर? अच्छा, इसी तरह मान लो प्रीपेड जैसे लेबर है, इसी तरह मान लो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स है। क्या? ओवरहेड को OH भी लिखते हैं। 10,000 वो किस साइड आ जाएंगे? डेबिट साइड। क्योंकि एक्चुअल ओवरहेड तो इस हजार के जो इस साल के जो है वो 7,10,000 हो गए ना। कैसे? 7 लाख तो हम पे कर चुके हैं और 10,000 आउटस्टैंडिंग। ये पेड वाली फिगर है। अब जो डेप्रिसिएशन है वो 10% डेप्रिशिएट होती है। सॉरी, जो मशीन है वो 10% डेप्रिशिएट होती है। तो मशीन की लास्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13,50,000। कैसे? 15 लाख में से 10% डेप्रिशिएट हो। चलिए, तो 15 लाख की मशीन थी, 10% डेप्रिशिएट हो गया, कितने की रहेगी? 13.5। कैसा लगा? अब आर्किटेक्ट आया, उसने चेक किया और हमें सर्टिफिकेट दे दिया कि हमारा काम 40 लाख का क्या हो गया? सर्टिफाइड। मान लो ठेका 1 करोड़ का है, कितनी है? वो सर्टिफाइड क्या है? 40%। पर वो आया था साल खत्म होने से पहले। उसके जाने के बाद जो हमने काम किया उसकी जो कॉस्ट है मान लो वो है 50। बन गया कि नहीं बन गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? डेबिट साइड पे सारे खर्चे, क्रेडिट साइड पे जो खर्चे बच गए, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अनसर्टिफाइड। सेल्स क्या है? सर्टिफाइड। और डेबिट साइड पे आपका सरप्लस आ जाएगा, यानी जो आपकी टोटल कमाई है। देखना कितना आ रहा है। कितना रहा? 17,15,000। देखना यही आ रहा जी। अब ये सरप्लस आ गया, कितना आ गया? 17,15,000। अब हम कुछ हिस्से को तो प्रॉफिट मान लेंगे, उसका फॉर्मूला है जो थोड़ी देर बाद सिखाएंगे।
ये वाला कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? कौन सा? रियलाइज्ड। और कुछ हिस्सा क्या रहेगा? वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा रहेगा। क्या कहलाएगा? अनरियलाइज्ड। तो रियलाइज मान लो इसमें से कितना है? 6 लाख। तो अनरियलाइज कितना हो जाएगा? 11,15,000। बताओ समझ में आया? आया कॉन्ट्रैक्ट में समझ? आइए मैं एक बार फिर बोलता हूं, आपको अच्छा लगेगा। डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे इनकम। डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे इनकम। मैंने धंधा शुरू किया बिल्डिंग बनाने का, पहले साल मेरा मटेरियल लगा 10 लाख का, लेबर को मैंने पे किया 6 लाख, मशीन मैंने खरीदी 15 लाख, ओवरहेड्स मैंने पे किए 7 लाख। सारे खर्चे दिखा रहे। अब जितने भी खर्चे आउटस्टैंडिंग है वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे टू बैलेंस के अंदर, और जितने भी खर्चे प्रीपेड है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे बाय बैलेंस। क्रेडिट साइड पे एसेट्स आएंगी, डेबिट साइड पे लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? लायबिलिटी, वो खर्चों में ऐड होने चाहिए इसलिए डेबिट साइड पे दिखा दी। प्रीपेड क्या होते हैं? एसेट्स, वो खर्चों में से लेस होनी चाहिए, लेस करने की जगह कहां दिखा दिया उसको? क्रेडिट साइड। समझ आ गया? साल के एंड में 1 लाख का मटेरियल बच गया, जो 6 लाख लेबर दी है उसमें से 25,000 प्रीपेड है, मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन है, 15 लाख की मशीन 10% 1.5 लाख से घिस गई तो कितने की बच गई? 13,50,000। डेबिट साइड पे आपने मशीन दिखाई 15 लाख, क्रेडिट साइड पे दिखाई 13.5। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो? डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन दिखा दो 1.5 लाख। बात क्या हो जाएगी? सेम। कैसा लगा? अब आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स जो है वो 10,000 है, ओवरहेड्स में ऐड होंगे इसलिए डेबिट साइड पे दिखा रहा है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर आया वो काम को सर्टिफाई कर गया, बोला 40% काम कंप्लीट हो गया है। कौन आया? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट आया, बोला 40% काम कंप्लीट हो गया। ठेका कितने का? 100 लाख का, 1 करोड़ का। 1 करोड़ का 40% 40 लाख। सर्टिफाइड क्या हो गया? 40 लाख। जिस डेट को उसने सर्टिफाई किया वहां से लेके ईयर एंड तक जो हमने खर्चे किए और उनकी वैल्यू क्या है? 50 लाख। ये क्या हो गया? वर्क अनसर्टिफाइड। इससे मेरा सरप्लस कितना निकला है? 7,15,000। इस 7,15 में से मैंने 6 लाख को क्या मान लिया? प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है, बाद में समझो। और बाकी क्या रहा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो वर्क इन प्रोग्रेस के कितने पार्ट हैं? 3। ऊपर देखिए क्रेडिट साइड पे 2 है, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। नीचे देखिए डेबिट साइड पर 1 है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। डेबिट पे सारे खर्चे, क्रेडिट पे सारी इनकम। डेबिट पे आया सरप्लस, सरप्लस के कर दिए 2 टुकड़े, 1 रियलाइज्ड प्रॉफिट कॉस्टिंग पीरियड में चला जाएगा, 2 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा रहेगा। कैसा लगा आपको? साफ सुथरा प्रिंटेड फॉर्मेट देखना था, ये रहा वही फॉर्मेट, साफ सुथरा यहां लिख दिया गया। चेक कर लीजिए, सेम। वही है ना? कैसा लगा? दो जी, इसमें 2-3 चीजें तो फिक्स्ड है। एक तो ये वाला पार्ट फिक्स्ड है, ये तो आएगा ही आएगा, ये सरप्लस भी आएगा ही आएगा, और सरप्लस के 2 टुकड़े हो जाएंगे। बाकी चीजें जो मैंने अभी कलर जिस पर मार्क हाईलाइट नहीं किया है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बाकी ये चीजें तो होंगी ना हर क्वेश्चन में। क्या क्या? बाय वर्क इन प्रोग्रेस का सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, बाद में सरप्लस आप निकालोगे और उस सरप्लस के 2 टुकड़े आपने करने ही करने। एक कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीरियड। दूसरा कहां जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा रहेगा। कैसा लगा? बाकी सब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आइए बेटे एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको मजा आए। मजा कब आता है? जब हम क्वेश्चन करते हैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख, ठेका है 20 लाख का, मशीन खरीदी है 5 लाख की,
मटेरियल खरीदा है 3,10,000 का, लेबर को पे किया है 60,000, बाकी एक्सपेंस पे किए 40,000। मालिक आया, आर्किटेक्ट को भेजा, उसने बोला भाई 40% काम कंप्लीट हो चुका है, तो 20 लाख का 40% 8 लाख। सर्टिफाइड क्या हो गया 8 लाख, अनसर्टिफाइड क्या हो गया 20,000। अभी तक हमें 1.5 लाख रुपया मिल चुका है। डेप्रिसिएशन क्या है 10% मशीन का, और कह रहा है कि जो भी सरप्लस आए ना उसका 60% रियलाइज मानो। कितना मानो? तो रियलाइज वाला कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग पीरियड, और बाकी 40% क्या हो जाएगा? अनरियलाइज्ड। इसने बोल दिया क्वेश्चन, हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, इसने बोल दिया। करें क्वेश्चन देखिए, मशीनरी परचेज 5 लाख, तो मशीन लिखिए नहीं 5 लाख। जो चीजें इसमें फिक्स थी वो मैंने लिखी हुई है। क्या क्या चीजें फिक्स थी आपको बताया था मैंने। बाय वर्क इन प्रोग्रेस के 2 पार्ट आएंगे क्या? सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। टू सरप्लस आएगा ही आएगा। बाय सरप्लस के 2 टुकड़े कर दोगे क्या? टू रियलाइज्ड, टू अनरियलाइज्ड। रियलाइज्ड का चला जाएगा सीपीएनएल, अनरियलाइज्ड का रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस। कैसा लग रहा है? मशीन खरीदी 5 लाख की, मटेरियल 310, लेबर 60 और अदर एक्सपेंस 40। 310, 60 और 40 मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। 310, 60, 40 टू मटेरियल, टू लेबर, टू अदर एक्सपेंस। ठीक, 40% वर्क सर्टिफाइड हो गया, तो इस 20 लाख का 40% कितना? 8 लाख। 8 लाख यहां। कैसा लगा भाई? क्लियर? अनसर्टिफाइड 20,000, कैश रिसीव्ड का कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन 10%। अनसर्टिफाइड 20,000, डेप्रिसिएशन 10% है, तो मशीन कितने की रह जाएगी? 5 लाख में से 10% चला गया 50,000, 4,50,000। अब आपका सरप्लस आ जाएगा, देखने क्या आ रहा है। कैसा लगा बेटा? कैसे लगा राजे? ठीक समझ में आई? कितना? 3,60,000। अब ये सरप्लस 3,60,000 आपने यहां दिखाया। उसने बोला था 60% जो है रियलाइज मानो, तो 60% ऑफ 3,60,000 देखो क्या होगा? 2,16,000। ये कॉस्टिंग वैल्यू में चला जाएगा, बाकी 1,40,000 आपका बच जाएगा। कैसा लगा? आनंद आया? आनंद से विभोर हुए? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आराम से लिखिएगा, आपका और पक्का हो जाएगा। ये मैंने बना दिया आपके लिए कोई चीज प्रिंटेड। क्लियर? ये मैंने लिख दिया आपके लिए, करके दिखा दिया प्रिंटेड भी। ठीक, एक और करते हैं, दर्शाएगा। ठेका कितने का है? 50 लाख। मशीन कितने की थी? 6 लाख। मटेरियल 510, 6, 510, 160, 140, 4 खर्चे हैं। 6, 510, 160, 140। मैं 2 करा रहा हूं जरा माइंड में ना, पहले में थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है, दूसरे में एकदम क्रिस्टल क्लियर। 6 लाख, 510, 160, 140। 6 लाख, 510, 160 और 140। कैसा लगा जी? पहला किसका खर्चा है? मशीन का। दूसरा मटेरियल का। तीसरा लेबर का। चौथा ओवरहेड्स का। क्लियर?
अब वर्क सर्टिफाइड कह रहा है 60% है, 50 लाख का 60% 30 लाख, 30 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड 30 लाख, आ रहा है, मजा आ रहा है। फिर कहता है कैश रिसीव 25 लाख, जिसका कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन 10%, रियलाइज प्रॉफिट 70%। तो डेप्रिसिएशन 10% लगाओगे तो मशीन कितने की रह जाएगी, 5,40,000। अनसर्टिफाइड बोला है कुछ, 30,000 अनसर्टिफाइड, 30,000। अब आपका सरप्लस आ जाएगा 21 लाख। और बच्चे भी चेक कर लें, 21,60,000 का सरप्लस आ गया। तो लट गया होगा, घूम में मिल गया होगा। और कितना प्रॉफिट का है रियलाइज मानो, 70%। तो कॉस्टिंग पीरियड में क्या जाएगा, 70% ऑफ 21,60,000 कितना आता है, 15,12,000। बाकी बच कितना गया, 6,48,000। कैसा लगा जी, कुछ याद हुआ, समझ में आया? तो डेबिट साइड पे सारे खर्चे, क्रेडिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस के दो पार्ट, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। बाकी जितने एसेट बच जाएंगे, एसेट मतलब मटेरियल बच गया, मशीन बच गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, सब बाय बैलेंस हो जाएगा। और जो आउटस्टैंडिंग होंगे एक्सपेंसेस वो टू बैलेंस में। सरप्लस आ जाएगा, सरप्लस के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक कहां चला जाएगा, रियलाइज प्रॉफिट कॉस्टिंग पीरियड में, अनरियलाइज्ड वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के कितने पार्ट, 3, एक सर्टिफाइड, एक अनसर्टिफाइड और नीचे अनरियलाइज्ड। ऊपर 2 नीचे, मेन 2 ही, मेन 2 है, तीसरा भी है। कैसा लगा, आया कुछ, थीम क्लियर हुई? 2 क्वेश्चन करा दिए, बात बेस बढ़िया करा दिया। ये तो हो गया आपका जो अभी कराया, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्वेश्चन और ये इसका क्लियर, कोई डाउट?